हेलो एवरीबॉडी। मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चे 10th क्लास के कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं बेटा? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्टेड होकर देख रहे हैं। मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही है कि जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको समय समय पर जब जब समय मिलेगा तो मैं निश्चित भी 10th की वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जो 10th की वीडियोज का जो लाइव प्रोसेस का जो मैं थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए, इस थर्ड लेक्चर में जैसा आप डायग्राम देख रहे होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर जिस सिस्टम को बनाती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसके द्वारा जो फंक्शन किए जाते हैं वो क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं यह आपको बताया जाएगा। प्रत्येक भाग को एक एक करके बताया जाएगा। आपके में थोड़ा शॉर्ट में है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में ही लेकर चलूँ, लेकिन चूँकि अपनी बॉडी की ये ऑर्गन है, अभी आप नन्हे मुन्ने, आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो शार्प है, तो आप जितना अधिक पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बहुत लाभदायक आएगा। यदि आप बायोलॉजी लेकर नीट एग्जाम या किसी प्रकार का मेडिकल एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तो थोड़ा सा लार्ज हो जाए तो ये मत समझना, लिखना आप एग्जाम में शॉर्ट में लिख देना, डायग्राम ये बना लें, बिल्कुल डायग्राम ऐसा ही आपको करना है। तो सबसे पहले मतलब बताया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा आपका दो पार्ट जैसे मैंने बताया, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डीजी यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों भाग मिलकर डीएस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, ये जो कार्य करते हैं, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण, और फोर्थ जो फंक्शन होता है वह ईजेशन यानी बहिष्क्षेपण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इनके द्वारा ये चार फंक्शन किए जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब इनके जो भाग आते हैं, दो भाग मैंने जैसा लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ तो आप इसको सुनते हुए पूरा नाम लिख लिया करें। रजिस्टर विशेष तौर पर ध्यान में रखें कि रजिस्टर को निकाल के रखें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलें। तो सबसे पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से भाग होते हैं तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आप देखते चलें। माउथ एंड बक्कल कैविटी, शॉर्ट में लिख दिया बक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहा। सेकेंड जो पार्ट आता है जिसको फेरिंग्स यानी ग्रसनी क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट आता है जिसको ईसोफेगस, ईसोफेगस कहा जाता है, ग्रास नली कहा जाता है। फोर्थ जो पार्ट आता है इसको स्टमच, स्टमच कहा जाता है यानी आमाशय, जिसको पेट भी कहते हैं बेटा। और फिफ्थ पॉइंट आता है इंटेस्टाइन यानी आंत कहा जाता है। ये तो यहाँ इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल को छोटी आंत कहा जाता है और इसको बड़ी आंत कहा जाता है। फिर छठवें नंबर का जो पॉइंट आता है जिसको एनस या गुदा द्वार कहा जाता है। तो एक एक करके आप और हम लोग भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो मैंने भाग लिखे हैं वह आपको सीक्वेंस से याद करना है। माउथ, वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमच, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इस प्रकार से, और लास्ट जो पार्ट आता है वह क्या होता है, एनस होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं माउथ क्या होता है। माउथ की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि दो चलायमान होठों से घिरी हुई दरार नुमा छिद्र को मुख कहा जाता है। दो चलायमान, ये दो चलायमान ओठ हैं, ये दरार नुमा छिद्र है, छिद्र नहीं है, दरार जैसी संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। मुख चारों ओर से और भी कुलेरिस जो पेशियां होती हैं उनसे घिरा हुआ रहता है
मुख एक अंदर की साइड में, ये देख रहे हैं, ये मुख मैंने बना रखा है। मुख अंदर की साइड में एक कैविटी में ओपन होता है, जिस कैविटी को बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। इस मुख गुहा के 4 भाग होते हैं। 3 भाग तो आप देख सकते हैं, चौथा भाग जो है वह देख नहीं सकते, जिनको लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। तो एक तो पैलेट या तालू कहा जाता है। पैलेट मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं, मुख गुहा की छत को तालू के नाम से जाना जाता है, पैलेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये टंग, टंग जो वॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, जिसके कारण आप और हम लोग कभी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, चलायमान होती है। ठीक है। और तीसरे आपके जो दांत दिखाई दे रहे हैं, टीथ, क्या टीथ आते हैं। और चौथे ये देखिए मैंने रेड कलर की बना रखी है, जिनको सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि कहते हैं, जिनको आप और हम लोग देख नहीं सकते। इनके द्वारा लार का सीक्रेशन किया जाता है, मतलब सलाइवा का सीक्रेशन किया जाता है। दांत आप जानते हैं, दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं या किसी को काटने का कार्य करते हैं। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो छत, तालू की छत होती है, यह वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सेपरेट करने का कार्य करती है। और जो टंग होती है, जीभ होती है, स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती है। वॉइस निकालने यानी आवाज़ का उच्चारण सही करने का मुख्य रूप से कार्य करती है। मुख गुहा को साफ सफाई करने का भी मुख्य रूप से यह कार्य करती है। और भोजन को अंदर निगलने का भी कार्य इस जीभ के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला भाग होता है आपका कौन सा, ये माउथ। माउथ शब्द की जो मुख गुहा, माउथ और मुख गुहा दोनों भाग, माउथ शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो ओरा या स्टूमा से होती है। ओरा, ORA, ओरा या स्टूमा, STUMA, स्टूमा नामक शब्द से मुख्य रूप से होती है। दूसरा भाग आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। तो मुख गुहा के पीछे वाला भाग ये देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, फेरिंग्स कहा जाता है। यह 12.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है, 12.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह कॉमन मार्ग का कार्य करती है, इससे वायु होकर गुजरती है एवं भोजन होकर इसी वाले भाग से गुजरता है। आगे चलकर यह एक नली में खुलती है, जिस नली को ईसोफेगस कहा जाता है, जिस नली को ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है, 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर ने एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ नहीं बताई, तो नोट कर लें, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर लगभग लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लगभग लंबी होती है। ईसोफेगस ग्रास नली जो वाला भाग होता है, यह फेरिंग्स के बाद का भाग है और स्टमच से ऊपर का भाग है। यानी कि स्टमच, आमाशय और फेरिंग्स के बीच में एक जो नली होती है, अपने गले से बिल्कुल डायफ्राम के होते हुए चेस्ट पर डायफ्राम पाया जाता है, वहाँ तक पाई जाती है। और इसका जो कार्य होता है, भोजन को पचाने का कोई कार्य नहीं करती है, यह विशेष ध्यान दें। इसका जो कार्य होता है, इस वाले भाग की दीवार से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी क्रमानुकंचन गति शुरू होती है, जो भोजन को आगे धकेलने में कार्य करती है। यह ग्रास नली एक जे आकार का थैला होता है, जे आकार का थैला होता है, जिसको आमाशय कहा जाता है या स्टमच कहा जाता है, उसमें खुलता है, जो 30 सेंटीमीटर के लगभग होता है। कौन सा, थर्ड भाग ये चल रहा है, जो 30 सेंटीमीटर के लगभग मुख्य रूप से होता है। ये दूसरा भाग था क्या। तो इस आमाशय के 3 भाग होते हैं, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। एक तो कार्डियक स्टमच, दूसरा फंडिक स्टमच और तीसरा पाइलोरिक स्टमच। ईसोफेगस जिस भाग में खुलता है उसको कार्डियक स्टमच कहा जाता है। बीच का चौड़ा जो गुंबदनुमा भाग होता है, जिसको फंडिक भाग कहते हैं, यह आमाशय का मुख्य भाग है, फंडिक। और अंतिम भाग जो नली के जैसा होता है, जिसको पाइलोरिक स्टमच शॉर्ट में लिख रखा है, पाइलोरिक स्टमच कहा था। यह छोटी आंत के प्रथम भाग, छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, जो सी आकार का होता है, सी आकार का होता है ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग में जाकर खुलता है। किसमें खुलता है, ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले भाग में जाकर खुलता है। यानी अब कौन सा भाग आता है, इंटेस्टाइन का प्रथम भाग, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग बताए जाते हैं। पहला जो भाग होता है ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग एलियम। आप लोगों की बुक्स में मैं समझता हूँ कि शायद जेजुनम वाला भाग इंक्लूड नहीं किया होगा, तो कोई बेटा टेंशन वाली बात नहीं। तो आप तो सिर्फ ड्यूडेनम यानी ग्रहणी और इलियम 2 ही भाग मुख्य रूप से ध्यान में रख लें। तो ड्यूडेनम सबसे पहला भाग मैं बताता हूँ। ड्यूडेनम जो भाग है वह एक
फीट के लगभग लंबा होता है। कितना होता है? सी आकार का होता है। इसमें दो भाग की नलिकाएं खुलती हैं, एक तो यकृत की नलिका और दूसरी जो नलिका खुलती है वह पैंक्रियाज या अग्नाशय की नलिका एक कॉमन छिद्र द्वारा ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती हैं और अपने अपने स्राव को डालने का मुख्य रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, तो एक तो ये लिवर है, लिवर की जो नलिका होती है जिसको बाइल डक्ट कहा जाता है, ये पैंक्रियाज है पत्ती के आकार का, इसकी नलिका को पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों ही कॉमन छिद्र द्वारा आकर ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग में खुलती हैं। इसका जो सीक्रेशन होता है जिसको पित्त रस या बाइल जूस कहा जाता है, और इसका जो सीक्रेशन होता है जिसको अग्नाशय रस या पैंक्रियाटिक रस कहा जाता है, वो दोनों इसमें आकर खुलती है। यह 1 फीट लंबा भाग है और इसमें उंगली नुमा को संरचना पाई जाती है जिनको विलाई या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है, जो पत्ती के आकार की होती हैं ड्यूडेनम वाले भाग में। दूसरा जो भाग आता है जिसको इलियम कहा जाता है, यह बिल्कुल कॉइल्ड डला हुआ रहता है। कैसा डला रहता है? कॉइल्ड डला हुआ रहता है। ये जो वाला भाग होता है यह लगभग मुख्य रूप से 12 फीट लंबा होता है। कितना होता है? 12 फीट लंबा होता है। इसमें जो उंगली नुमा संरचना जिनको विलाई या सूक्ष्मांकुर कहा जाता है वह पाई जाती है इसकी दीवार में, जो मशरूम के आकार की यानी कुकुरमुत्ता के आकार की होती है। तो दूसरा भाग आपका कौन सा बताया जाता है? इलियम। इलियम वाले भाग में डाइजेशन यानी पाचन का कार्य और एब्जॉर्बेशन का कार्य किया जाता है। ड्यूडेनम वाले भाग में भी मुख्य रूप से काय का कार्य किया जाता है, पाचन का कार्य किया जाता है। ये अब बड़ी आंत आता है। दूसरा भाग कौन सा? आंत का भाग है बड़ी आंत। बड़ी आंत में 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम था, वह इलियम एक थैले जैसी संरचना में खुलता है जिसको सीकम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। इलियम और सीकम के जंक्शन पर एक नली पाई जाती है जिस नली को अपेंडिक्स कहा जाता है। इस नली के ऊपर जो छिद्र होता है उस छिद्र को ढकने के लिए एक बाल्व पाया जाता है जिसको इलियोसीकल बाल्व कहा जाता है। आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, मैंने ये वाला भाग, ये जो नली ये रेड कलर का मैं बना रहा हूँ, तो इलियोसीकल बाल्व कहा जाता है। यह बाल्व कभी कभार खुला रहता है तो भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, मिनरल्स होते हैं, तो इलियम से जब होकर सीकम में आते हैं तो ये बाल्व यदि खुला है तो इसमें ये स्टोर होते चले जाते हैं छोटे छोटे बारीक कण, तो जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है अपेंडिक्स की लंबाई बढ़ जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको अपेंडोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। कुछ नहीं, आप दर्द होगा आपके, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएगा डॉक्टर और कह देगा कि ये बीमारी है, तो फिर आप पूछेंगे क्या किया जाए, तो वहाँ सीधे सीधे कह दिया जाएगा कि डॉक्टर बताएगा कि शल्य चिकित्सा द्वारा मतलब सर्जरी द्वारा इसको काट दिया जाएगा, तो उसको अपन सही कर सकते हैं। तो बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। सीकम वाला जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है? जो सीकम वाला भाग होता है यह आप और हम लोगों में अवशेषी होता है, वेस्टिजल होता है। जिस प्रकार से अपेंडिक्स भी आप और हम लोगों में अवशेषी या वेस्टिजल होता है, उसी प्रकार से सीकम होता है। यह शाकाहारी जो जंतु होते हैं उस शाकाहारी जंतु में सीकम वाला जो भाग है वह डेवलप होता है और सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इस वाले भाग में सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। तो पहला भाग बड़ी आंत का सीकम। दूसरा भाग आता है कोलोन, इनवर्टेड यू शेप्ड, यानी उल्टा यू। आप देख रहे हैं कि ये देखिए उल्टा यू लग रहा होगा, उल्टे यू आकार का भाग होता है जिसको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन के नाम से जाना जाता है। यह जो वाला भाग है इस भाग में अवशोषण जल का होता है और खनिज लवण का होता है। एब्जॉर्बेशन काय का करता है? ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन यह भाग वाला भाग करता है, कोलोन वाला भाग। तो जिससे ध्यान रख लें, अंडरलाइन कर लें, कोलोन वाले भाग का कोई फंक्शन पूछता है तो आपको क्या बताना है कि यह जल यानी पानी यानी वाटर का अवशोषण करता है और मिनरल्स यानी खनिज लवण का अवशोषण इसी वाले भाग में होता है। इसके अंतिम वाला भाग, बड़ी आंत का अंतिम भाग जो थैली के समान होता है जिसको रेक्टम या मलाशय कहा जाता है, रेक्टम या मलाशय कहा जाता है। वास्तविक तौर पर यह अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को संग्रहित करने के लिए पाया जाता है। इसके दीवार में
मलाशय की दीवार में जो पेशियां पाई जाती है, जब इस वाले भाग में अत्यधिक अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल, अपचित भोजन एकत्रित हो जाता है, क्रियाएं तो चलती रहती हैं, मल कह दिया जाता है उसको, तो जब अधिक एकत्रित हो जाता है तो उन पेशियां वो संकुचित होने लगती हैं, मलाशय की पेशियां। जब मलाशय की पेशियां संकुचित होती हैं तो हल्का सा पेन होता है, दर्द होता है, तो जैसे दर्द का एहसास होता है तो आप और हम लोग फ्रेश होने जाते हैं और इसमें भरे हुए फीकल मटेरियल को एनस छिद्र यानी गुदा द्वार छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय और एनस को जोड़ने वाली एक नली होती है, जिस नली को एनल कैनाल कहा जाता है, जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो 8 से 10 मीटर लंबा लगभग होता है। अब इसमें बेटा प्रश्न बन सकते हैं कि छोटी आंत को लंबाई अधिक है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होती है, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6.5 मीटर के लगभग होती है। तो इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है, बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? तो आप क्या कह सकते हैं क्यों? उसका कारण है कि छोटी आंत के भी 3 भाग, यहाँ भी इसके 3 भाग बताए, लेकिन छोटी जो आंत है वह गुड़ी मुड़ी करके डली रहती है, जैसा आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस प्रकार कॉइल्ड डली हुई है, कॉइल डली हुई है, तो वह एरिया को कम कवर करती है, इस वजह से इसको छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, वह एरिया को अधिक कवर करती है, एरिया को अधिक कवर करती है, लेकिन लेंथ कम होती है, तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इतना आपको कायम पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल में। अब इसके अंतर्गत आती है दूसरा भाग डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी भोजन को पचाने के लिए आहार नाल के दीवार में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, एवं जो बाहरी रूप से जो 2 ग्रंथियां आप देख रहे हैं, 3 ग्रंथियां मैंने सैलाइवरी ग्लैंड इंडिकेट की हैं और यकृत किया है और अग्नाशय की, ये ग्रंथियां इसके अंतर्गत पड़ती हैं। तो यकृत 1.5 किलोग्राम वजन की होती है, अपने शरीर का मुख्य अंग है। अपने शरीर में जितने भी तंत्र पाए जाते, जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, क्या जो भी सिस्टम, उसके हर सिस्टम के कोई ना कोई फंक्शन इस यकृत के द्वारा किए जाते हैं। यकृत में किसी भी प्रकार का जो रस पाया जाता है, जिसको पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, उसके बावजूद भी इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पहली चीज, पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, जो सी आकार की जो ड्यूडेनम होती है, उसके बीच की भुजाओं में मुख्य रूप से पत्ती के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको अग्नाशय या पैंक्रियाज कहा जाता है। इसके द्वारा जो रस स्रावित होता है, इस रस को अग्नाशयी रस कहा जाता है, और अग्नाशयी रस में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इतना ये लार ग्रंथि 3 आपकी होती है, डिटेल में मैं आगे हर पोर्शन को अलग अलग लेकर बताऊंगा, ठीक है। तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। सब मैक्सिलरी ग्रंथि जो दोनों जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती हैं, जीभ के नीचे पाई जाती है, यहाँ जिसको सबलिंगुअल कहा जाता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि में। एक ये कान होता है, ये बाह्य कर्ण, इसके नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। ये बड़ी ग्रंथि होती है और इसके रस में एक एंजाइम पाया जाता है। किसके? पैरोटिड ग्रंथि के रस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको वक्कल एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये वाला भाग आपका होता है डीजी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। शॉर्ट में इतना बहुत है आपके लिए, और 12th लेवल पर, जो 11th लेवल पर बहुत लार्ज में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक। तो अगला जो पोर्शन होगा, यदि आप चाहेंगे तो मैं मतलब छोटे छोटे पोर्शन को लेकर डिस्क्राइब कर दूंगा। यदि आपको पसंद आए कि सर मेरे को और भी आगे पढ़ना है, तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए उन छोटे छोटे पोर्शन को, जैसे टंग क्या होती है, फेरिंग्स क्या होती है, इसके क्या फंक्शन मतलब हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के और फंक्शन के बारे में बता दिया, लेकिन आपको ये विषय ध्यान में रखना है कि इनको सीक्वेंस से क्रम अनुसार याद करें, ठीक है। तो ओके, बाय।